दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, नेट जेआरएफ तथा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। एलटी ग्रेड परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं? ऑप्शन है आपके परमार, मौर्य, चंदेल या फिर होलकर। तो सही उत्तर है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा जो निर्मित मंदिर हैं आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। और दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है, इनका समय काल 950, देखिए 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ऑप्शन देखिए, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या मांडू का महल। तो सही उत्तर है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में अभी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? आपको बताना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है नरसिंह देव बर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या कृष्णदेव राय। तो सही उत्तर है नरसिंह देव बर्मन। दोस्तों पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था और ये मंदिर 13वीं शताब्दी का है और अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह बर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन देखिए, कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कंबन। दोस्तों कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की है। तो तमिल रामायण, ये आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये तमिल भाषा में रामायण या रामावतारम नाम है इसका, और इसकी रचना कंबन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन कीजिए। देखिए यहाँ पर पाणिनि की रचना क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। वात्सायन का कामसूत्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है और कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी है, जिसे भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो देखिए सही सुमेलन आपका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करने से संबंधित है। यहाँ पर देखिए भारव की रचना किरार तर्जुनीयम है। हर्ष की रचना दोस्तों हर्ष की रचना नागानंद और रत्नावली है। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की रचना की है और राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा देखिए 2, 4, 3 और 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 4, 3 और 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलिंद पन्हो जो है ये राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है और वह भिक्षु कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन या कुमारिल भट्ट। तो सही उत्तर है मिलिंद पन्हो दोस्तों, ये पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के बीच संवाद के रूप में किया है। तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो
मिलिंद और नागसेन के मध्य जो संवाद है इसके विषय में इसमें जानकारी है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 में दरबारी कवि और सूची 2 में राजा हैं। देखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास, दोस्तों कालिदास देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिशेन, हरिशेन ने आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखिए, अमीर खुसरो की रचनाएं तारीख़े अलाई, किरान उनसादेन, आशिका, और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है और बाणभट्ट ने दोस्तों कादंबरी महत्वपूर्ण नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो सही उत्तर है महेंद्र बर्मन। दोस्तों महेंद्र बर्मन मत्त विलास प्रहसन के लेखक थे और मत्त विलास प्रहसन जो है ये संस्कृत का एक नाटक है और इसके लेखक पल्लव वंश के शासक महेंद्र बर्मन हैं और इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। और मत्त विलास प्रहसन एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन। दोस्तों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, लेकिन भारत में सबसे पहले इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ और वे 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है आपको बताना है। अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्टाद्वैत शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य। तो दोस्तों द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। देखिए द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, यही सुमेलित है आपका। इसके अलावा अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के अगर जो देखा जाए तो शंकराचार्य हो जाएंगे। विशिष्ट द्वैतवाद के दोस्तों रामानुजाचार्य हैं और इसके अलावा शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के वल्लभाचार्य नहीं बल्कि इसके प्रतिपादक निम्बार्काचार्य हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें केवल एक ही सुमेलित है, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्तिया सिलसिले से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया सिलसिले से। दारा शिकोह का संबंध दोस्तों कादिरिया सिलसिले से था और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया सिलसिले से संबंधित रहे। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख समाज सुधारक थे। इनके प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक को भी वैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो। दोस्तों लॉर्ड मेयो जिसका समयकाल 1869 से 1872 है, इसकी हत्या जो है
अंडमान निकोबार द्वीप के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी और मेयो पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल या कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, व्यापकगत सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासन का प्रादुर्भाव हुआ और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूट डालो और शासन करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये था लॉर्ड कर्जन। डिवाइड एंड रूल, ये रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी और इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। और दोस्तों उन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और इसके लिए कारण प्रशासन की सुविधा को दिया गया, लेकिन इसका सबसे स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू मुसलमान को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। तो उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय पामर्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम विस्काउंट पामर्स्टन था और 1855 से 1858 और 1859 से 1865 इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा की संज्ञा दी जाती है तो ये थे बिरसा मुंडा। दोस्तों बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा की संज्ञा दी जाती है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में और यहाँ पर ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये था 1857। दोस्तों भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किन महापुरुषों में से इनमें से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो दोस्तों भारतीय जागृति का जनक या भारतीय नवजागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत की संज्ञा जो है राजा राम मोहन राय को दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था और उन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम कहा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये था लॉर्ड डफरिन।
दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी और उसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे और ये 27 से 30 दिसंबर 1887 तक मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सही उत्तर है श्रीमती सरोजनी नायडू। ये 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था। तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, आपको बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को, और वे सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का जो है बल था। दोस्तों, सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। वे मुकदमा हार गए लेकिन इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां। तो सही उत्तर है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड केस में जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को प्रयागराज में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी और इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे और वे समभाव मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसमें 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसमें आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ है। देखिए, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी और सर साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था।
तो उत्तर है दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 9 अगस्त 1942 है दोस्तों। इसमें जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी। इसमें वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी थी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। एलटी ग्रेड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।